ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। 11th और 12th को बिल्कुल आपस में जोड़ना नहीं। 11th अपनी जगह अलग थी, 12th बिल्कुल अपनी जगह अलग है। बिल्कुल पूरी तरीके से दोनों क्लासेस अलग अलग है। कल बताया था सबको, बुक्स की अगर बात करें तो आपको सबको पता है कि बुक्स कितनी पढ़ेंगे अपन। 3 बुक्स है आपकी। कौन कौन सी 3 बुक है? एक तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सेकंड बुक कौन सी? कंपनी अकाउंट। थर्ड बुक कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, नॉट पार्टनरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। ये 3 बुक्स हमको 12th में पढ़नी है। ये जो बुक है पार्टनरशिप की, 36 मार्क्स की बुक है। 36 नंबर आपको इस बुक से मिलेंगे। 24 नंबर की बुक है आपकी कंपनी अकाउंट, और ये है 20 नंबर की बुक। कितने हो गए टोटल? 36, 24, 20, 80 मार्क्स हो गए। बाकी के 20 नंबर आपको कहां से मिलेंगे? सबको पता है ना, कल बताया था किस तरीके से स्कूल से नंबर लेने हैं बेटा। लेने हैं वो, कुछ भी करके लेने हैं आपको। 20 में से 20 नंबर। काफी स्कूल 20 में से 18, 19 देते हैं, लेकिन हमें 20 में से 20 लेने, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, और उसका तरीका क्या है? यस, सिर्फ यस। स्कूल का टीचर कुछ भी बोले, क्या बोल रहे अपन को? यस। गर्दन हिलाना अच्छे से, कैसे हिलाओगे? ठीक। 36, 24, 20 मार्क्स, ये टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स है। 20 मार्क्स आपको स्कूल दे देगा, वो आपको लेने हैं 20 मार्क्स। अब देखो, इसके बाद बुक्स तो पता चली। सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना पार्टनरशिप का, सबसे पहले हम लोग ये वाली बुक लेते हैं, ताकि इसका रीजन है, इसका रीजन ये कि आपके छुट्टियों के जो टाइम है ना वो यूटिलाइज हो जाए। आपका अप्रैल, मई, जून, जून लास्ट में स्कूल खुलते हैं, तब आपके पास टाइम नहीं रहता है। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां आपके पास बहुत सारा टाइम है। स्कूल नहीं जाते हो तुम लोग, अप्रैल के महीने में जाओगे, लेकिन मई जून में तो आपको काफी गैप मिलता है। वहां आप इस पूरी बुक को कवर कर सकते हो। जहां आपने अप्रैल मई जून में इस बुक को कवर कर लिया ना, बहुत इजी हो जाता है फिर। ये बुक्स तो एक डेढ़ महीने की होती है। हर हालत में सितंबर में कोर्स अपना कंप्लीट हो जाता है। कल जो भी करवाया था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, 7 चैप्टर की बुक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा है पहला चैप्टर? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ हमने बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है। रिपीट कर रहे हैं उस चीज को। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकेला एक चैप्टर 10 नंबर का है। अकेला एक चैप्टर 10 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। जितनी भी थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भर भर के इस चैप्टर में से रहते हैं। तो अपन को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है स्टार्टिंग से ही। 7 चैप्टर्स की अगर ये बुक है, तो सोचो पहले चैप्टर में इसका पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में पहला चैप्टर कौन सा बोला है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट, सबको 11th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए हो कि टाइप्स ऑफ बिजनेस होते थे। बिजनेस कितने टाइप के होते थे, पढ़ा हुआ है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। 3 तरीके की बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप 11th में पढ़ा था। क्या था सोल प्रोप्राइटरशिप? अकेला पर्सन बिजनेस का मालिक हुआ करता था। फिर अकेले पर्सन बिजनेस मालिक हुआ करता था, फिर अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहे तो उन्होंने बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया? पार्टनरशिप में। पहले क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड नंबर पे क्या आ गया आपका? पार्टनरशिप फॉर्म बन गई। और बड़ा करना चाह रहे हैं बिजनेस को, तो किस में कन्वर्ट कर लिया अपन ने? कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप 11th में पढ़ा था। जब हम अच्छा खासा एक पर्सन बिजनेस का मालिक है, बिजनेस चला रहा है, तो उसको पार्टनरशिप की जरूरत क्यों हुई? वाई पार्टनरशिप? वाई, क्यों हुई जरूरत? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए। और वो लिमिटेशंस, वो कमियां कौन कौन सी थी, सबको याद है?
क्या थी कमियां? सबसे पहली कमी, अगर एक ही पर्सन बिजनेस का मालिक होता है तो बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, बढ़ा नहीं पाता है बिजनेस को। मुझे बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे लोगों की जरूरत है। सेकंड, अगर एक ही पर्सन बिजनेस का मालिक है तो वो उतना ही दिमाग लगाएगा जितना उसके पास है। अब मुझे अगर बहुत सारे आइडियाज की जरूरत है तो मैंने बहुत सारे लोगों को साथ में ले लिया, भाई तेरा आइडिया भी काम आना चाहिए, तेरा आइडिया भी, और तेरा आइडिया भी काम आना चाहिए, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड थी, एक जना पैसा उतना ही लगाएगा जितना उसके पास है। अगर मैंने 5 जनों को साथ में ले लिया तो सब अपने अपने हिस्से की कैपिटल लाएंगे, बिजनेस में पैसा बढ़ गया। पैसा बढ़ गया तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप के जितनी भी कमियां थी, जितने भी लिमिटेशंस थे, उन सबको दूर करने के लिए क्या आ गया बिजनेस में? पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ बिजनेस देखें, वाई पार्टनरशिप, ये भी पता चल गया आपको पार्टनरशिप क्यों। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं ना, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस करने के लिए ना कुछ तो नियम और शर्तें होते हैं, कुछ तो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कुछ तो होगा कि आप उसको रजिस्टर्ड करो किसी में ताकि आपका बिजनेस बिल्कुल लीगल बन जाए। तो पार्टनरशिप के लिए एक्ट और सेक्शन होता है। किसी को भी ध्यान है कल मैंने कौन सा एक्ट बताया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है? 1932। सेक्शन कौन सा लगता है? 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या कहता है पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट। किन के बीच रिलेशन है? लोगों के बीच, जो किस लिए बिजनेस करने के लिए अग्री हुए हैं? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। एंड बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। ये बिजनेस सब जने मिलकर कर सकते हैं या सबकी तरफ से कोई भी एक कर सकता है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल एनी वन ऑफ देम। या तो सब जने बिजनेस मिलकर करेंगे या सबकी साइड से कोई भी एक जना बिजनेस करेगा, राइट। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगता है? सेक्शन कौन सा लगता है? 4। पार्टनरशिप क्या होती है पता चल गया। 3 टॉपिक अभी आपने रेडी किए, वाई पार्टनरशिप, एक्ट और सेक्शन कौन सा होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप। फिर अपन आ जाते हैं इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स। कल अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में। कम से कम पार्टनरशिप में कितने पर्सन होने चाहिए? 2। कम से कम 2। मैक्सिमम लिमिट किसी को पता है कितनी होती है? ऐसा कौन बोलता है? मैक्सिमम कम से कम 2 होते हैं, मैक्सिमम लिमिट 50 होती है, ऐसा कौन बोलता है? एग्जैक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किसने किया? कंपनी एक्ट 2013 ने। एक्चुअली हुआ क्या, अब आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए कि एक्ट तो 1932 चल रहा था, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी रूल्स बनाए गए, पार्टनरशिप एक्ट ने कंपनी एक्ट को रीड्राफ्ट करने के लिए बोल दिया रूल्स। तो जो रीड्रॉ किए रूल्स वो किसने किए? कंपनी एक्ट ने 2013 में। अब कंपनी एक्ट को एम्पावर दिया, कंपनी एक्ट ने एम्पावर फिर किसको दे दिया? गवर्नमेंट को, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आप तय करो। लेकिन ध्यान रखना 100 से ज्यादा तो आप भी नहीं कर सकते हो, 100 से ज्यादा मेंबर्स नहीं करने। तो उसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने रख दिए? 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ऐसा किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किसने किया? कंपनी एक्ट कौन सा लगता है? 2013। लेकिन ये रूल बना था 2014 में। रूल कब बना था? 2000। रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 पे आप देखोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। कितने होने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स वाला। सीबीएसई अपने आप को बहुत डीपली स्टडी करवाती है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जब सीबीएसई के आप पेपर्स देखोगे ना 12th के एमसीक्यूज में, इतना बारीकी से वो लोग कोने कोने से क्वेश्चन निकाल निकाल के, सीबीएसई चाहे आरबीएसई में भी आजकल ऐसे ही हो गया है, कोने कोने से क्वेश्चन निकाल निकाल के एमसीक्यूज बनाते हैं। यानी आपको एक एक लाइन रीड करी होनी चाहिए तभी पॉसिबल है ये सब कुछ।
एक एक लाइन रीड करोगे तब जाके आपको सारी चीजें मिलेगी, वरना ये तो सबको पता है कि 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं, कौन डिसीजन ले रहा है, कौन सेट कर रहा है, उसको एम्पावर कौन ले रहा है, ठीक है, और रूल कब बना था, कौन से नंबर रूल पे लिखा हुआ था, ये सारी चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। क्लियर यहां तक? कंपनी एक्ट कौन सा था, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था, सेक्शन कौन सा था, डेफिनेशन ध्यान है सबको, डेफिनेशन क्या बताई, ओके। नंबर ऑफ पर्संस के बाद में बारी आती है, कल भी बताया था, टर्म्स यूज्ड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। अब वो टर्म्स कौन कौन से होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, बार बार एक वर्ड यूज करेंगे पार्टनर्स, फिर यूज करेंगे फर्म, फिर यूज करेंगे फर्म नेम। अब ये क्या होते हैं, पार्टनर्स, फर्म, फर्म नेम। विहान, जय, मयंक, डिंपल, अगर मैं अलग अलग आपके नाम ले रही हूं इंडिविजुअली, तो आप स्टूडेंट्स हो, इंडिविजुअली आपके हो, विहान है, ये जय है, ये मयंक है, ये डिंपल है। लेकिन कलेक्टिवली अगर मैं बात करूंगी आपसे, आते से मैं बोलूंगी गुड इवनिंग क्लास, मैंने क्लास बोल दिया, तो कलेक्टिवली आप क्लास हो, इंडिविजुअली आप नाम से बुलाए जाओगे, कलेक्टिवली क्या हुआ, क्लास। और इस क्लास का नाम है 12th सीबीएसई ऑब्लिक आरबीएस, है ना? तो यही है 12th क्लास फॉर्म का नाम। सेम वैसे ही अगर आप प्रैक्टिकल देखो, 3 जने बिजनेस कर रहे हैं एबीसी, अगर मैं बोलूं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो ये पार्टनर्स है, इंडिविजुअली पार्टनर्स है। मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फर्म है ये। और जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलो उन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा एबीसी लिमिटेड, जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं वो होता है फर्म नेम। पार्टनर्स जो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर, कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, फर्म, जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, फर्म नेम। क्लियर? इज दैट क्लियर ना? सब कुछ पता चल गया क्या क्या होता है, पार्टनर्स किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, फर्म का नाम किसे कहते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका कल हमने डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको पता है कि अकाउंटिंग और लीगल क्या होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। 3 जने बिजनेस कर रहे हैं ए बी सी, ठीक, ध्यान देना इस बात पे, ए बी सी तीनों बिजनेस कर रहे हैं, सी ने कुछ गलत काम कर लिया, पुलिस तीनों को पकड़ के ले जाएगी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही हो जाते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना दोनों सेपरेट होते हैं, फर्म अलग होती है और पार्टनर्स अलग होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की अकाउंटिंग अलग होती है और फर्म की अकाउंटिंग अलग होती है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की सेपरेट एंटिटी नहीं है, नॉट सेपरेट एंटिटी, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंटिटी कैसे है, सेपरेट है, दोनों सेपरेट है, पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, दोनों नॉट सेपरेट एंटिटी, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे कंपनी की अगर हम बात करें, ये तो पार्टनरशिप है, कंपनी में फिर क्या होता है, सेपरेट होते हैं। जैसे आपके रिलायंस में कुछ भी घपला हुआ तो पुलिस धीरूभाई अंबानी को नहीं पकड़ के ले जाएगी, पुलिस अंबानी, मुकेश अंबानी को पकड़ के नहीं ले जाएगी, पुलिस क्या करेगी, क्या करेगी पुलिस, कंपनी पे केस चलेगा, अलग से कंपनी पे केस चलेगा। लेकिन यहां पर फॉर्म में एक भी बंदे ने काम किया ना, पूरे फॉर्म पे केस चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उस बंदे पर नहीं, सारे लोग केस स्टार्ट हो जाएगा, एक जना जेल में नहीं जाएगा, सबके सब जेल में चले जाएंगे। तो ये बहुत, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सेपरेट एंटिटी, दोनों की सेपरेट एंटिटी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, सेपरेट है, फॉर्म अलग होती है और अकाउंट्स अलग, उनके खाते अलग होते हैं और फॉर्म अलग, पार्टनर्स अलग, फॉर्म अलग हो जाती है। क्लियर, दोनों के खाते अलग अलग हो जाएंगे। कंपनी इसका उल्टा होती है, कंपनी इसका उल्टा होती है, कंपनी में ध्यान रखना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग होते हैं, पार्टनरशिप में दोनों अलग अलग नहीं होते। क्लियर, ठीक है यहां तक?
नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है एग्रीमेंट की। कल अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था एग्रीमेंट के लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है जरूरी, कुछ तो होगा। आप लोग आपस में बिजनेस कर रहे हो, भाई किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहां कर रहे हो, पैसा कितना कितना लगाएंगे, प्रॉफिट कितना कितना लेंगे, कुछ तो शर्तें होंगी, कुछ तो नियम होंगे, कुछ तो रूल्स होंगे। तो ये सब होते हैं आपके क्या, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, ओरल और रिटर्न। ओरल और रिटर्न, विच इज बेटर, ओरल एंड रिटर्न। बेटर कौन सा होता है, रिटर्न। अगर एग्रीमेंट को लिखित में बना लिया, रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो डीड हो जाती है। क्या बोलने लगते हैं अपन इसको, पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को जैसे ही लिख दिया वो डीड में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हर एग्रीमेंट को लिखित में लिख के दे दें। डीड मैंडेटरी नहीं होती है, एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है। एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस करने से पहले कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ तो शर्तें होंगी जो आप आपस में डिसाइड करोगे। ऐसे थोड़ी बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे। थोड़े बहुत तो बेसिक रूल्स होते हैं जो आपस में क्लियर करके ही बिजनेस को करना पड़ता है। एग्रीमेंट कंपलसरी होता है, डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है। एग्रीमेंट दो तरीके का होगा, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। आपने जैसे ही एग्रीमेंट को रिटर्न बनाया, वो आपकी क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड। डीड इज नॉट मैंडेटरी, डीड मैंडेटरी नहीं। अच्छा, डीड होती क्या, डीड में क्या लिखे जाते हैं, बिजनेस को करने के रूल्स और रेगुलेशन, टर्म्स और कंडीशंस होती है। बिजनेस को करने की टर्म्स और कंडीशन किसमें लिखी रहती है, डीड में। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स और कंडीशन सारी की सारी डिस्क्राइब होगी। कुछ एक बातें हमको ध्यान होनी चाहिए कि डीड में क्या क्या लिखा जाता है। कल बताया था, डीड में सबसे पहले नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। सारी फर्म का भी नाम और एड्रेस होना चाहिए कि आप किस नाम से बिजनेस कर रहे हो, एड्रेस कहां पर है, बिजनेस कहां कर रहे हो। पार्टनर्स के भी नेम और एड्रेसेस होने चाहिए, सबसे पहला डीड में लिखी जाने वाली बातें। दूसरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंटरेस्ट कितना देंगे आपको। आप अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया जाएगा, डिसीजंस कौन कौन लेगा, क्या हम किसी किसी को भी बिजनेस में एंट्री दे सकते हैं क्या, एडमिशन कब होगा, रिटायरमेंट पार्टनर का कब होगा, सब ईच एंड एवरीथिंग। बिजनेस को करने की जितनी भी शर्तें होती है ना, जिस भी चीज से आपको लगे ना कि बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप एकदम से डीड में लिख दो उसको। तो डीड में लिखी जाने वाली कुछ एक बातें क्या क्या थी, क्या क्या बताया, सबसे पहले नेम एंड एड्रेसेस हो गया, सेकंड नंबर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड नंबर पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फोर्थ नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, क्या किसी पार्टनर को देना है। अगर देना है तो एग्रीमेंट में पहले ही क्लियर करो, पहले ही लिखा हुआ होना चाहिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बोलो, एडमिशन और रिटायरमेंट के बारे में क्या रूल्स है, भाई किसी को बीच में एडमिट करना है कि नहीं करना है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, सब कुछ। डॉक्यूमेंट्स, कुछ सीक्रेट बुक्स होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं सीक्रेट, वो कोई भी देख सकता है क्या, या कुछ कुछ लोग हैं जिनको हम देखने के लिए मना करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग में ही सारे रूल्स में लिख लेंगे तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। हम दिखा सकते हैं ना, देख तूने साइन किया इस डेट पर, डेट पर सबके साइन होते हैं बाद में, देख तूने साइन किया था, हमने पहले ही तय किया था, तेरे को बुक्स नहीं देखनी है तो नहीं देखेगा तू, बाद में जिद नहीं कर सकता हो किसी चीज के लिए। क्लियर। तो फिर क्या करना चाहिए, डीड में क्या क्या बातें होती है पता चल गया आपको, क्या क्या लिखना। जिस भी हर चीज से जिसमें भी आपको लगे कि डिस्प्यूट हो सकता है, आगे जाके भविष्य में झगड़ा हो सकता है, तो वो सारी बातें पहले से ही क्लियर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन डीड आर साइलेंट। सपोज 5 दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बिना एग्रीमेंट के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उनको इतना विश्वास था कि हम लोगों में तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग तो भविष्य में झगड़ ही नहीं सकते। ऐसा होता है क्या, दो भाई भी मिलकर बिजनेस करते हैं ना, तो थोड़े टाइम के बाद उनमें भी आपस में टकराव होने की पूरे पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है। तो यहां तो फ्रेंड्स है, मान के चलो कि अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं 4 लोग, बिजनेस करते करते
3-4 महीने तक तो बहुत अच्छा चला, बाद में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तूने इतना पैसा लगाया था, मैंने तुझसे इतना ज्यादा लगाया, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तेरे को मुझसे ज्यादा क्यों मिल रहा है, तुझे सैलरी क्यों मिल रही है, मुझे तो सैलरी मिल ही नहीं रही है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जिसकी वजह से आपस में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो कभी भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया और डीड साइलेंट है, एग्रीमेंट किया ही नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सीधे पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। और वो कौन से रूल्स बना रखे हैं? जो एप्लीकेबल होते हैं व्हेन डीड आर साइलेंट। जब डीड साइलेंट है तो हर पार्टनर को वो मानने ही पड़ते हैं नियम। और वो नियम कौन से होते हैं? सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। चाहे तुमने 10 लाख रुपए लगाए और तुमने 1 लाख रुपए लगाए, प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा। गलती क्या है तुम्हारी? डीड नहीं बनाई तुमने। दूसरा, नो आईओसी नो आईओडी, किसी को भी ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही किसी से इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स लिया जाएगा। तीसरा, नो सैलरी बोनस कमीशन एंड एनी रेम्युनरेशन, किसी को भी किसी भी तरीके का सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितना भी एक्स्ट्रा काम किया हो बिजनेस के लिए, कितना भी एक्स्ट्रा काम किया, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज, इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, he gets 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। कोई भी पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है तो उसे उसके लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। तो ये 4 रूल्स कब एप्लीकेबल होते हैं? व्हेन डीड आर साइलेंट। जब डीड साइलेंट होती है तो ये 4 ऐसे रूल हैं जो पार्टनर्स को मानने ही पड़ते हैं। और वो कौन बनाता है रूल? कंपनी एक्ट 9, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन से 4 रूल है? फर्स्ट इज equal profit sharing ratio. Second is no IOC, no IOD. Third is no salary bonus and any remuneration. Fourth is 6% interest. 6% इंटरेस्ट ऑन इज लोन। कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाता है तो उसे उसके लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6% इंटरेस्ट। तो यहां तक सबको क्लियर है? पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि डीड साइलेंट हो तो क्या करना चाहिए? डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखना। डीड, हाँ बेटा, कभी कभी मुंह से बोल के कर लिया, तू 10 लाख रुपए लगा ना, मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तेरे को सैलरी दे देंगे, तू एक्स्ट्रा काम कर लेना और मैं सैलरी नहीं लूंगा, कोई बात नहीं चलेगा। मुंह से बोल के हमने एग्रीमेंट कर लिया। तभी तो इसलिए बेटर होता है रिटर्न एग्रीमेंट बनाना, है ना? कर सकते हैं, ओरल रिटर्न दोनों कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होता है। और रिटर्न, जैसे ही हमने एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीड बन जाती है। तो एग्रीमेंट और डीड दोनों को एक मत समझा करो। एग्रीमेंट जरूरी होता है, डीड बनाना जरूरी नहीं होता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, डीड को एक और नाम से बुलाया जाता है, ये एमसीक्यू में अक्सर क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर सीयूईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकलशिप ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है डीड का दूसरा नाम। डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये होती है कंसेप्ट, ये होती है उस बारीकियां जो हम रीड करने से रह जाती है हमारी, कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था ये। तो डीड का दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। याद रखोगे ना, डीड का दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सब सीखने और पढ़ने के बाद एक चीज आती है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। क्या किसी को पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। क्या मतलब होता है अनलिमिटेड का? यस, बिल्कुल, अनलिमिटेड का मतलब होता है फर्म की जितनी भी लायबिलिटी होती है ना, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी पूरी करनी पड़ती है। यानी उसको पर्सनल घर की चीजें भी बेचकर वो बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करता है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अब आपको पता है अनलिमिटेड होती है तो ये तो बड़ा रिस्की है। उन्होंने बोला यार ऐसे कैसे? कंपनी में लिमिटेड होती है, आपने नोटिस किया है कंपनियों के आगे ना लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब ये कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला। कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का कॉम्बिनेशन में एक रूल आ गया। एक रूल आया, एलएलपी 2008 में बना था। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गई। इसका डिटेल कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक एक्ट है 2008 जिसमें ये एलएलपी बना था। याद रखना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया है, जिसमें पार्टनर्स चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन एलएलपी के तहत करवा सकते हैं। और वो कब होगा इसका रजिस्ट्रेशन? 2008 में। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर? लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की? अनलिमिटेड होती है। अब एक बात बताओ कि अगर हम ये बोले कि पार्टनर माइनर फीचर्स की, चलो बात करते हैं पहले। इसमें पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इसको आप बोल सकते हो, क्या होते हैं पार्टनरशिप में? यस। दूसरा, टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस बिजनेस के लिए 3 चीजें इसेंशियल होती है, बहुत जरूरी थी। आपको पता है बिजनेस करने, पार्टनरशिप के लिए 3 चीजें इसेंशियल है। एक तो वो बिजनेस होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट मोटा होना चाहिए उसका, यानी प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, और तीसरा म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है ये आपको बता रहे हैं। पार्टनर्स में आपस में कैसा रिलेशन होता है, किसको पता है? एबीसी, ये 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका आपस में कैसा रिलेशन है? प्रिंसिपल ऑफ एजेंट का। पार्टनर्स का आपस में कैसा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल ऑफ एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल कौन होता है? एक जना ऑर्डर करेगा, बाकी सब जने मानेंगे। सेम वैसे ही इनमें से अगर एक जना कुछ भी डिसीजन लेगा, बाकी दोनों को मानना पड़ेगा। कोई भी एक जना डिसीजन लेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। तो बिजनेस होना, लॉफुल बिजनेस होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे नहीं कि आप कोई सट्टे का बिजनेस कर रहे हो। और दूसरी बात, आप जिनको भी पार्टनरशिप में इंक्लूड कर रहे हो ना, एक तो माइनर, माइनर को कभी पार्टनरशिप में एंट्री नहीं देते। माइनर कौन होता है पता है ना? माइनर कौन होता है? 18 साल से कम उम्र वाला कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पार्टनर्स एग्री है, सारे पार्टनर्स बोल रहे नहीं नहीं इसको बिजनेस करना है, तो बिजनेस में एंट्री ले सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को लेने के लिए। माइनर बिजनेस में एंट्री ले सकता है सिर्फ प्रॉफिट को लेने के लिए, लॉस में हिस्सा वो नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट हो जाता है, 18 साल का हो जाएगा, उससे पूछा जाएगा भाई तू बिजनेस कंटिन्यू करेगा? अगर तू कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस, तो अब तेरी भी लायबिलिटी वही होगी जो हमारी है। अब तू लॉस में भी हिस्सा लेगा, हम लेते हैं तो तू भी लेगा लॉस में हिस्सा। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि माइनर एडमिशन ले सकता है क्या, पार्टनर बन सकता है, तो इसका आंसर नहीं है। लेकिन ये भी जरूर है, ये भी ऊपर से बोलना है कि लेकिन अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं ना, तो माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो बिजनेस में आएगा। जैसे ही अडल्ट हो जाता है, उससे पूछेंगे, डिसीजन पूछेंगे, बिजनेस कंटिन्यू करेगा तब तो ठीक है, अगर कंटिन्यू नहीं करेगा तो बस चला जाएगा, तू अपने घर हम अपने घर। लेकिन कंटिन्यू कर रहा है तो फिर वही सारे रूल्स जो आपके साथ है उसके साथ भी अप्लाई होने लग जाएंगे। लायबिलिटी में हिस्सा मिलेगा उसे, लायबिलिटी भी उसे चुकानी पड़ेगी, लॉस में भी हिस्सा मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो यही फीचर्स में अपन यही पढ़ रहे थे कि माइनर ध्यान रखना। एक तो जो पर्सन माइनर है उसे बिजनेस नहीं करने देना। अनसाउंड ऑफ माइंड, अनसाउंड ऑफ माइंड बोले तो मानसिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, पागल, दिवालिया, शराबी, इनको बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। पागल और दिवालिया को बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। और एक और होता है जो, जिसको जिसको बिल्कुल कानून ने घोषित कर दिया है कि इसको बिजनेस नहीं करने देना है, यानी कानून की तरफ से उसको डिसेबल बोल दिया है कि बिजनेस कर ही नहीं सकता है, तो नहीं कर सकता है। बाकी सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और माइनर के लिए क्या कंडीशन थी मैंने आपको बताई, क्या क्या कंडीशन थी माइनर की? अगर सभी एग्री हैं तो बिजनेस करेगा, अदरवाइज नहीं। और वो भी कैसे करेगा? सिर्फ, और जैसे ही वो अडल्ट हो जाता है तो लॉस भी बेयर, लाइबिलिटी भी बेयर करेगा, है ना, लाइबिलिटी भी चुकानी पड़ेगी और लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको कुछ राइट्स मिले रहते हैं। फीचर्स की जैसे बात कर रहे हैं तो फीचर्स में तो यही पॉइंट्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में, और
हाँ, शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, सब कुछ जितनी भी चीजें बिजनेस को करने की होती है ना, सारे के सारे फीचर्स में आ जाएंगे आपके। राइट्स बताओ क्या क्या होते हैं पार्टनर्स के, जो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं उनके राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला राइट होता है उनको प्रॉफिट, प्रॉफिट लेने का पूरा पूरा अधिकार होता है। लॉस होगा उसका भी होगा अधिकार, प्रॉफिट लेने का अधिकार होता है, पहला राइट। दूसरा राइट, जितनी भी बुक्स है ना, जितनी भी कॉन्फिडेंशियल बुक है वो सब देख सकता है ये, माइनर को छोड़ के। माइनर को कोई परमिशन नहीं है देखने की, माइनर नहीं देख सकेगा, बाकी सारे लोग बिजनेस की सीक्रेट बुक्स देख पाएंगे। सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो तो किसी को भी एडमिशन दे सकते हैं। सारे पार्टनर्स को एक लीगल नोटिस देकर कोई भी एक अपने आप को रिटायर कर सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे राइट्स होते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट राइट होता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ये पक्की बात। लाइबिलिटी से क्या कर सकता है, हाँ, कि लॉस अगर वो नहीं लेना चाहे तो हो सकता है। बाकी और भी राइट्स कुछ ध्यान है आपको, राइट्स क्या हो सकते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, सारे ये अधिकार क्या क्या राइट्स थे। सबसे पहले क्या था, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट बुक्स देखने का राइट है, लेकिन माइनर को कभी नहीं मिलेगा। सेकेंड इज इक्वल भी जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड, भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा लेने का उसको अधिकार होना चाहिए। दूसरा, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए अगर सब लोग एग्री है तो नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। कोई भी एक पार्टनर लीगल नोटिस देकर अपने आप को रिटायर कर सकता है। पार्टनर को अधिकार होता है कि वो अपने लोन पर 6% इंटरेस्ट ले ले, उसने जितना भी लोन दिया है बिजनेस को, उसे उसके लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6% इंटरेस्ट देना है। तो जितने भी पॉइंट्स आज आपने पढ़े वो एक एक चीज आपको दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखें, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट। अब ये तो थ्योरी थी आपकी, वो ये वो पार्ट था पूरा जहां थ्योरी क्वेश्चंस आपके आते हैं। कल से वो पार्ट आपका स्टार्ट होगा जहां से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कल एक और चीज आपको बताई थी, रेशो को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान है, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, और हमारे पास 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम आपको ये बोले कि 60,000 को ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होता है, 10th का ही क्वेश्चन है, कर चुके हो 10th में भी ऐसा तुम लोगों ने पढ़ाई की। 7,000 को हमें 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 में से हमको ए को कितना देना है, 3। नंबर कैसे मिलते हैं, टोटल प्रॉफिट है 60,000, ए को 3 देने 6 में से, नंबर ऐसे देते हैं ना, 6 में से 3, 10 में से 5, 4 में से 2, जो भी होते हैं इसी तरीके से। ये ए को मिल जाएगा, बी को कितना मिलेगा 60,000 इंटू 2/6, सी को कितना मिलेगा 60,000 इंटू 1/6, दैट इज 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। कल एक और चीज बताई थी, वो ये बताई थी कि अगर आपका बेस इक्वल नहीं है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फ्रैक्शन में दे रखा है लाइक दिस, एबीसी 1/2, 1/3, 1/6 ये दे रखा है। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, इसका बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल कैसे करोगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है, हम इसको 6 बना सकते हैं, कैसे, इसको 6 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। जैसे बेस इक्वल आते ना, बेस को कट करके फेयर रेशियो कितना बना लोगे, 3, 2 और, ये आपका फेयर रेशियो रहेगा 3, 2 और 1। फिर आप किसी भी अमाउंट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कभी भी रेशियो आ जाए तो अगर वो फेयर दे रखा है तब तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा इजी रहता है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो सबसे पहले क्या करो, उसके बेस को इक्वल करो, बेस को इक्वल करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। क्लियर, कौन कौन से टॉपिक स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने पढ़े, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पक्की तरीके से याद रहे कि हमने ये चीजें पढ़ी। फर्स्ट क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, कौन कौन से टाइप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप,
कंपनी। वाई पार्टनरशिप पढ़ लिया, क्यों था पार्टनरशिप, क्यों स्टार्ट हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी लिमिटेशन थे उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप आ गया। पार्टनरशिप के लिए एक्ट और सेक्शन हमने पढ़ा, कौन सा एक्ट है? 90। सेक्शन कौन सा है? तो ये पढ़ी है हमने। फिर हमने पढ़ी पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन पार्टनरशिप की क्या होता है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय एनी वन ऑफ देम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टर्म्स यूज्ड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, पढ़ लिया ये। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद हमने क्या पढ़ा? डीड। डीड के बाद हमने क्या पढ़ा? व्हेन डीड आर साइलेंट। फिर हमने क्या पढ़ा था? फीचर्स। फिर हमने क्या पढ़ा? राइट्स। एक और हमने चीज पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू। और क्या पढ़ा था? लायबिलिटी भूल गए? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड। ये सारी चीजें जितने भी टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के 13 आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्या पढ़ा था? यस, माइनर फीचर्स में आ गया था, फीचर्स में आ गया था कि अपन टू और मोर पर्सन होने चाहिए। माइनर के लिए भी भाई बोल देना आप अलग से, ठीक है, कि माइनर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कितने पॉइंट्स है, सारे के सारे टॉपिक एक कॉपी के पेपर पे लिख लो। कल आपको ये ओरली हम आपसे किसी से भी पूछेंगे कि क्या होता है ये सब कुछ, कल पूरा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। पार्टनर फर्म, फर्म नेम, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम। ओके, यस, जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलो उन्होंने कंपनी का नाम कुछ और दिया। ओके, क्लियर?